नमस्कार, मैं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। आईएएस के पाठक को मिली नई जिम्मेदारी। मंत्रिमंडल सचिवालय में अपर सचिव बने के पाठक। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे भारत निर्वाचन आयोग। 2 मई से 30 जून तक ईवीएम की होगी जांच। एक बूथ पर 1200 मतदाताओं के लिए मतदान करने का निर्णय। बिहार में आधार कार्ड बिना कक्षा 1 में एडमिशन। 2,70,000 बच्चों को मिलेगा योजनाओं का लाभ। सरकारी स्कूलों में 75% हाजिरी में छूट। 24 अप्रैल को बिहार आएंगे पीएम मोदी। दौरे को लेकर भारत नेपाल सीमा पर जारी हाई अलर्ट। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा को लेकर अधिकारियों की बैठक। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच 14-14 ओवर का मुकाबला। पंजाब किंग्स ने मारी शानदार बाजी। श्रेयस अय्यर ने युजवेंद्र चहल को मैच का अहम खिलाड़ी बताया। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आईएएस के पाठक को नई जिम्मेदारी। बिहार के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पाठक को केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली बुलाया है। उन्हें मंत्रिमंडल सचिवालय में अपर सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया। वर्तमान में के पाठक बिहार राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष हैं। वे 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और अपनी तेज तर्रार छवि के लिए जाने जाते हैं। पूर्व में उन्होंने मद्य निषेध और शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी। जून 2023 में उन्हें बिहार शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया था, जहां उन्होंने कई बड़े बदलाव किए। हालांकि उनके फैसलों से शिक्षकों और अभिभावकों में नाराजगी भी रही और तत्कालीन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर से मतभेद भी सामने आए। सत्ता परिवर्तन के बाद उनका तबादला राजस्व विभाग में कर दिया गया था। पाठक ने तभी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन किया था और जिस पर अब केंद्र सरकार ने कार्रवाई की है। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी। भारत निर्वाचन आयोग बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। 2 मई से 30 जून तक ईवीएम की कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच शुरू होगी। चुनाव आयोग ने बूथों का मानक बदलते हुए अब एक बूथ पर 1200 मतदाताओं को मतदान करने का निर्णय लिया है, जिससे राज्य में बूथों की संख्या बढ़कर लगभग 92,000 हो जाएगी। और इस बदलाव के तहत 16,000 कंट्रोल यूनिट, 17,000 वीवीपैट और 22,000 बैलेट यूनिट की मांग की गई है। वर्तमान में 1 लाख से अधिक ईवीएम जिलों में भंडारित हैं और इन मशीनों का एफएलसी चरणवार तरीके से जिलाधिकारियों के नेतृत्व में किया जाएगा। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए इन ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा। मतदान केंद्रों के हिसाब से 20% अधिक ईवीएम की आवश्यकता होगी ताकि चुनाव आयोग के मानक पूरे किए जा सके। बिहार म्यूजियम में नई गैलरी। बिहार म्यूजियम में अब बेतिया राज्य के ऐतिहासिक विरासत को शामिल करने की योजना बनाई गई है। इसमें बेशकीमती हीरे, जवाहरात, दुर्लभ कलाकृतियां और ऐतिहासिक दस्तावेजों को एक अलग बेतिया गैलरी में प्रदर्शित किया जाएगा। यह पहल राजस्व परिषद के अध्यक्ष के पाठक के निर्देशन में हुई है और वित्त विभाग ने सुरक्षा आश्वासनों के बाद प्रस्ताव को स्वीकृति दी है और अब इसे मंत्रिपरिषद की बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। बेतिया राज्य की संपत्ति वर्तमान में बिहार सरकार के अधीन है, क्योंकि कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है। पहले इस धरोहर को लेकर विवाद और चोरी की घटनाएं सामने आई थी। जानकी कुंवर की तिजोरी में रखे गए करोड़ों के आभूषण और दस्तावेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इलाहाबाद शाखा के लॉकर में सुरक्षित हैं। एक टीम ने हाल ही में इन धरोहरों का निरीक्षण कर लिया है और उन्हें म्यूजियम में स्थानांतरित करने की तैयारी चल रही है। पूर्व कुलपति पर ईडी की गाज। मगध विश्वविद्यालय में घोटाले के मामले में पूर्व कुलपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गंभीर फंसते नजर आ रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके बेटे डॉक्टर अशोक कुमार, भाई अवधेश प्रसाद और परिवार से जुड़े प्यारी देवी मेमोरियल वेलफेयर ट्रस्ट के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और धन शोधन मामले में 15 अप्रैल को पटना की विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। बिहार पुलिस की विशेष सतर्कता इकाई की जांच में खुलासा हुआ कि डॉक्टर प्रसाद ने सितंबर 2019 से नवंबर 2021 तक कुलपति रहते हुए 2,66,00,000 रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित की है। ईडी ने अब तक 64,53,000 रुपए की संपत्ति कुर्क की है। जांच में सामने आया कि इस धन का उपयोग उन्होंने अपने बेटे और आरपी कॉलेज के नाम पर संपत्तियां खरीदने में किया। परिवार ने साजिशन इन संपत्तियों को वैध दिखाने के लिए ट्रस्ट और नकद लेन देन का इस्तेमाल किया।
सरकारी स्कूलों में नए नामांकन नियम। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब कक्षा 1 में छात्रों का एडमिशन आधार कार्ड के बिना भी होगा, जिसमें 2,70,000 बच्चों को फायदा होगा। नामांकन के दौरान बच्चों के माता पिता में से किसी एक का आधार कार्ड इस्तेमाल होगा और बाद में बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनवाकर आधार कार्ड जारी किया जाएगा। इसके अलावा 75% हाजिरी की शर्तों में भी छूट दी गई है, जिससे 10 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति, पोशाक और अन्य योजनाओं का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग ने बिहार के सरकारी स्कूलों का शैक्षिक कैलेंडर जारी किया है, जिसमें 220 दिन स्कूल खुलेगा, जिसमें 180 दिन पढ़ाई होगी। स्कूलों में अनुशासन, खेल, भाषा और अन्य सह पाठ्यक्रम गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। SCERT ने नए बिहार करिकुलम फ्रेमवर्क 2025 के तहत ड्राफ्ट टाइम टेबल भी तैयार किया है, जिसे सभी सरकारी स्कूलों में लागू किया जाएगा। बिहार में 5 IPS अधिकारियों के बदलाव। बिहार के 5 वरिष्ठ IPS अधिकारियों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं। यातायात के अपर पुलिस महानिदेशक सुधांशु कुमार को असैनिक सुरक्षा के अपर आयुक्त पद के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है। नागरिक सुरक्षा की DIG अनुसुईया रन सिंह को प्रोन्नति देकर IG की जिम्मेदारी दी गई है। पटना के विधि व्यवस्था SP विवेक कुमार को प्रोन्नति के बाद अपराध अनुसंधान विभाग में DIG बनाया गया है। नव प्रोन्नति प्राप्त अधिकारी मोहम्मद फरूगुद्दीन को SDRF के समादेष्टा की जगह गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएं में DIG की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन के पूर्व DIG मृत्युंजय कुमार चौधरी को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो का DIG नियुक्त किया गया है। इन बदलावों के लिए गृह विभाग ने अधिसूचना जारी की है। IPS अधिकारियों की पदोन्नति के लिए उनकी सेवा अवधि, प्रदर्शन और योग्यता का मूल्यांकन किया जाता है। दरभंगा एयरपोर्ट पर बना हवाई हब। हाल के वर्षों में बिहार में हवाई यात्रा के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है। राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मिलकर नए एयरपोर्ट के विकास और मौजूदा एयरपोर्ट के विस्तार पर कार्य कर रहे हैं। दरभंगा एयरपोर्ट, जो पहले से ही वाणिज्यिक उड़ानों का संचालन कर रहा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जा रहा है। तो 2023-24 में यहाँ से लगभग 3,335 उड़ानों के जरिए 5,26,000 यात्रियों ने यात्रा की। इसके विस्तार के लिए राज्य सरकार ने 90 एकड़ भूमि अधिग्रहण और 245 करोड़ खर्च की मंजूरी दी है। पूर्णिया एयरपोर्ट पर 33.99 करोड़ की लागत से आधुनिक टर्मिनल का निर्माण शुरू हो रहा है, जो भविष्य की यात्री संख्या को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। यह नेपाल और पड़ोसी राज्यों के लोगों को भी फायदा होगा। वहीं पटना एयरपोर्ट से अप्रैल 2025 काठमांडू, म्यांमार, बैंकॉक और सिंगापुर के लिए सीधी उड़ानें शुरू होने की संभावना है। JEE मेन 2025 के परिणाम घोषित। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने JEE मेन 2025 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस वर्ष 24 छात्रों ने 100 परसेंटाइल प्राप्त कर टॉपर सूची में जगह बनाई है, जिनमें 2 छात्राएं देवदत्ता मांझी, जो कि पश्चिम बंगाल की, और साई मनोगना, जो कि आंध्र प्रदेश की हैं, शामिल हैं। बिहार का कोई भी छात्र 100 परसेंटाइल पाने में सफल नहीं रहा। हालांकि अब्दुल्ला ने 99.9945 परसेंटाइल के साथ राज्य में टॉप किया है। इस बार परीक्षा में 15.39 लाख यानी 15,39,000 छात्रों ने आवेदन किया और 14,75,000 ने भाग लिया। JEE एडवांस 2025 के लिए 2,50,236 छात्र क्वालिफाई हुए हैं, जिसकी परीक्षा 18 मई को होगी। 100 परसेंटाइल पाने वाले टॉपर्स में राजस्थान से 7, UP, तेलंगाना, महाराष्ट्र से 3 छात्र शामिल हैं। कैटेगरी वाइज कट ऑफ सामान्य के लिए 93.10, EWS के लिए 80.38, OBC के लिए 79.43, SC के लिए 61.15, ST के लिए 47.90 परसेंटाइल रही। छात्र अपना स्कोर कार्ड JEE-main.nta.nic.in पर एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि डालकर देख सकते हैं। फाइनल उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई है। PM के दौरे को लेकर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने आ रहे हैं। उनके दौरे को लेकर भारत नेपाल सीमा पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। दौरे से 24 घंटे पहले नेपाल बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया जाएगा और दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां अवांछित और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखेंगी। सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के लिए मधुबनी और नेपाल के अधिकारियों ने बैठक की, जिसमें सीमा पार आवागमन की सख्त जांच और पहचान पत्र की जांच की बात की गई। इसके साथ ही ड्रग तस्करी और मानव तस्करी को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। SSB और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस दौरान नाइट विजन के साथ पेट्रोलिंग करेंगी, ताकि किसी को भी बिना जांच के सीमा पार करने का मौका ना मिले।
गृह रक्षा भर्ती का एडमिट कार्ड 23 अप्रैल से होगा जारी। बिहार में गृह रक्षा वाहिनी भर्ती के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी 23 अप्रैल से ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा 30 अप्रैल से पुलिस लाइन में शुरू होगी, जिसमें एक दिन में 1400 आवेदकों की दौड़ कराई जाएगी। इस भर्ती के लिए 317 पदों पर 19,000 पुरुष और 5,000 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। शारीरिक परीक्षा में दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद और गोला फेंक शामिल होंगे। दौड़ के समय अभ्यर्थियों के पैरों में चिप लगाई जाएगी और गोला फेंक की दूरी लेजर लाइट से मापी जाएगी। वीडियो और सीसीटीवी द्वारा पूरी प्रक्रिया की निगरानी होगी। भर्ती में स्वतंत्रता सेनानियों के पौत्र पौत्रियों और नाती नातिन को क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। शारीरिक योग्यता परीक्षा कुल 15 अंकों की होंगी और मेडिकल जांच के बाद योग्य अभ्यर्थियों को 3 साल की सेवा देने पर नियुक्ति दी जाएगी। वैशाली में शिक्षकों पर डीईओ सख्त। बिहार के वैशाली जिले में शिक्षा विभाग ने समय पर स्कूल नहीं पहुंचने वाले 110 शिक्षकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जिला शिक्षा पदाधिकारी वीरेंद्र नारायण ने गुरुवार को इन सभी शिक्षकों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया है। शिक्षकों की देर से उपस्थिति ई शिक्षा पोर्टल पर दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। डीईओ ने सभी शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा है और चेतावनी दी है कि यदि उनका उत्तर संतोषजनक नहीं पाया गया तो आगे और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में हाजीपुर, भगवानपुर, जंदाहा, देसरी, बेलसर, वैशाली, महुआ, गरौल, पातेपुर, लालगंज, महनार, राजापाकर, सहदेई, बुजुर्ग, राघोपुर और बिदुपुर के शिक्षक शामिल हैं। यह कदम राज्य के सरकारी स्कूलों में समय पर उपस्थिति और शिक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है, ताकि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया जा सके। महागठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनती दिख रही है। सीटों का वितरण उम्मीदवारों की जीत की संभावना और उनकी साख के आधार पर किया जाएगा। महागठबंधन की अगली बैठक 24-25 अप्रैल को पटना में प्रस्तावित है, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। आरजेडी 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस, वामपंथी दल और वीआईपी पार्टी भी अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रही है। और भाकपा माले ने 2020 और 2024 में अपने बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर अधिक सीटें मांगी है। चुनाव प्रचार, बूथ प्रबंधन और सांगठनिक तालमेल को लेकर सभी दलों ने मिलकर रणनीति तैयार करने पर सहमति जताई है। बैठक में यह भी तय किया गया है कि कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए संयुक्त कार्यक्रम और संवाद को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि चुनाव में एकजुटता बनी रहे। नई दिल्ली की बैठक में विमानन मुद्दों पर चर्चा। नई दिल्ली में राज्यसभा सांसद संजय झा की अध्यक्षता में परिवहन, पर्यटन और अस्थायी संसदीय समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें नागर विमानन मंत्रालय और संबंधित संस्थाओं के कामकाज की समीक्षा की गई। संजय झा ने पूर्णिया एयरपोर्ट को जल्द फंक्शनल बनाने और दरभंगा एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। बैठक में दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खराब मौसम के कारण उड़ानों में होने वाली देरी, आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं, दिव्यांग यात्रियों के लिए व्हील चेयर सुविधा और सस्ती कैंटीन स्थापित करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजिट यात्रियों के लिए बार-बार सुरक्षा जांच की जगह एक सरल प्रक्रिया अपनाने की सिफारिश की गई। बैठक में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव, एएआई चेयरमैन, डीजीसीए और अन्य प्रमुख संस्थाओं के अधिकारी, अदानी और जीएमआर ग्रुप सहित कई कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में हवाई सेवाओं को अधिक सुगम और सुलभ बनाने पर जोर दिया गया। नीतीश पर तेजस्वी ने लगाए आरोप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सरकारी पैसे से जदयू का प्रचार कर रहे हैं। विशेष रूप से महिला संवाद यात्रा के नाम पर 600 चुनावी रथ मंगवाए गए हैं, जो सरकारी पैसे का दुरुपयोग है। तेजस्वी यादव ने बताया कि पहले भी नीतीश कुमार अपनी पार्टी का प्रचार यात्रा के नाम पर करते रहे हैं। जैसे हाल ही में 2.25 अरब रुपए खर्च किए गए थे। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार और लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि कैबिनेट में अब तक 76,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है और टेंडर में 30% कमीशन की बात कही गई है। तेजस्वी ने नल जल योजना और भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया। साथ ही यह भी कहा कि सरकार बड़े अपराधियों को बचा रही है और इंजीनियरों पर भी सवाल उठाए। श्रेयस अय्यर ने गेंदबाजों को सराहा। आईपीएल 2025 का 34वां मुकाबला पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बीच हुआ, जो बारिश की वजह से देरी से शुरू हुआ और 14-14 ओवर का मैच बना। आरसीबी ने टीम डेविड के 50 नाबाद रन की मदद से 9 विकेट पर 95 रन बनाए। जवाब में पंजाब किंग्स ने निहाल वजेरा की शानदार पारी के सहारे 13 ओवर 1 गेंद में 5 विकेट से मैच जीत लिया। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि टीम ने विकेट को देखते हुए गेंदबाजी की और सभी गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने निहाल वजेरा के फॉर्म की तारीफ की और युजवेंद्र चहल को मैच का अहम खिलाड़ी बताया। इस जीत के साथ पंजाब किंग्स आईपीएल 2025 पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स पहले स्थान पर है। दोनों के पास 10 अंक हैं।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है वरुण कुमार, मनोज दास, सुरेश राम, राजकिशोर महतो, इमरी शाकिर हुसैन, नौशाद रजा, दिलीप कुमार, रंजीत सिंह, रंजीत मिश्रा, जितेंद्र ठाकुर, लता राज, संजीव कुमार, रिंकू कुमार, दीपक कुमार राजपूत और नरेंद्र कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बढ़ती गर्मी को देखते हुए आपके क्षेत्र में प्रशासन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। हमें अपना जवाब कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।